1 साल तक आप सोना न खरीदें। कहाँ गरीब सोना खरीद ही पा रहा है? आप बताइए, हैसियत ही नहीं है। गोल्ड लुटेरे खरीद रहे हैं, माफिया खरीद रहे हैं। बात तो उन लोगों को बोले हैं जो 5 किलो वाला झोला लेकर राशन लेने जाते हैं, वही झोला लेकर कहीं सोना खरीदने ना चले जाए। क्या एक आम आदमी का नेता कहे जाने वाला नेता कैसे आम नहीं खास होता है वो आप जानते हैं। मोदी जी मंच से ये कह रहे हैं कि अब वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए, पेट्रोल डीजल की बचत होनी चाहिए, कम इस्तेमाल होना चाहिए। 1 साल तक सोना मत खरीदिए, विदेशी दौरे पर मत जाइए, डीजल पेट्रोल को बचाइए, यहाँ तक कि जो खाने में आप इस्तेमाल तेल कर रहे हैं वो भी कम करिए, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। ये सब कुछ मोदी जी मंच से कहते हैं और गुजरात में खुद ही एक रैली को संबोधित कर लेते हैं, रोड शो करते हैं जिसमें कम से कम 100 गाड़ियां जो है उस रोड शो का हिस्सा थी। वो भी वो गाड़ियां मोदी जी की रैली में शामिल थी जो बहुत ही कम माइलेज देती हैं। मतलब बमुश्किल अगर 5 किलोमीटर भी 1 लीटर से चल जाए तो रेंज रोवर जैसी बड़ी महफूज और महंगी गाड़ियां थी। अब कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के सुरक्षा के लिए और चुनावी जो नेता लोग होते हैं उनके लिए, मोदी जी के आसपास चलने के लिए इतनी गाड़ियां तो चलती ही हैं। तो मोदी जी खुद तो कह रहे हैं कि आप गाड़ी से मत चलिए, लेकिन ये हर रैली रोड शो करेंगे और उसमें इतनी गाड़ियां होंगी। अगर मान लेते हैं 1 या 2 गाड़ी से वो चले जाते तो क्या हो जाता? यही ना हो जाता कि मोदी जी ने कहा। तो हैदराबाद में मोदी जी जनता को कह रहे हैं कि आप तेल इस्तेमाल मत करिए, और गुजरात में आकर 3 रोड शो करते हैं। महंगी महफूज गाड़ियों में जो है एक रोड शो होता है जिसमें 100 गाड़ियां होती हैं। इतना ही नहीं, मोदी जी ने कहा कि विदेशी दौरा मत करिए क्योंकि देश का पैसा विदेश में जाता है, और खुद मोदी जी जो है वो खुद ही विदेशी दौरे पर जाने वाले हैं। तो एक नेता पहले ऐसा हुआ करता था कि रेल दुर्घटना होती थी, उसकी नैतिकता से जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देता था। वो भी एक नेता देखा है इस देश में। एक नेता ऐसा है जो ये कह रहा है कि आप तेल का इस्तेमाल मत करिए, लेकिन हम तो भैया अपनी सबसे महफूज वाली गाड़ी में जाएंगे और रौला बनाते हुए जाएंगे, 100 गाड़ियों का लेकर जाएंगे। ये कह रहे हैं कि विदेशी दौरा मत करिए, लेकिन अपने दौरे पर जा रहे हैं। अगर यही मोदी जी खुद ये जितना भी रोड शो था उसको या कैंसिल कर देते या 1 या 2 गाड़ी में जाते, कितना बेहतर मैसेज जाता। बहुत अच्छा मैसेज जाता। हम एम्बुलेंस को रास्ता देने वाला फुटेज दिखाते हैं मीडिया में और कहते हैं मोदी जी का दिल कितना बड़ा है। आज देश संकट में है, मोदी जी मन से कह रहे हैं कि देश का पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए, इसलिए आपको अपने तमाम चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। तो क्या ये बात नैतिकता के नाते मोदी जी को खुद नहीं करनी चाहिए थी? एक बात। और अगर देश संकट में है तो इसके लिए क्या हर बार जो है वो जनता को ही परेशान होना पड़े? हम लोगों ने ऐसे भी नेता देखे हैं जिन्होंने देश को ये कहा कि आप 1 टाइम का खाना खाइए, उससे पहले उन्होंने अपने घर की बीवी बच्चों को 1 टाइम का खाना देना शुरू कर दिया था। तो ये होता है एक नेता की छवि। और एक ये नेता जी हैं जो मन से ऐसा कह रहे हैं और ग्राउंड पर खुद ही जो है वो रोड शो किए जा रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? सवाल एक और इसी में कर दिए आप, संकट क्यों? आज आपने कहा है कि देश संकट में है, तो यह उपदेश दे रहे हैं अपने, इनको फॉलो करना चाहिए। देश के सामने संकट कहाँ किसने पैदा किया? अरे वो लड़ रहे हैं लोग आपस में, हमारे पास तेल नहीं आ पा रहा है क्योंकि हम इतना निर्भर हैं। जी पल्लवी, इसका ओरिजिन यदि यह 25-26 फरवरी को इजराइल में न गए होते और उससे न मिले होते उस फासिस्ट पीएम से, बेंजामिन से, तो आज पल्लवी वह नेतन्याहू मारे न गए होते, और मारे न गए होते तो ये संकट क्राइसिस न होता और भारत के सामने समस्या न होती। मुझे नहीं पता कि उनके जाने से हुआ या उनके जाने से हुआ। उनके जाने से ईरान के हमारे रिश्ते कमजोर हुए हैं, इसलिए ईरान अब वो दोस्ती वाला व्यवहार हमारे साथ नहीं अपना। पक्का इनके जाने से हुआ। वेट कर रहा था इनके कंसेंट के उपरांत, उसने इनके कंसेंट के मात्र 29 घंटे के बाद उसने अटैक करके उनकी हत्या। आरोप हो गया। मतलब कैसे हम कह सकते हैं कि मोदी जी ने हामी भरी? इसलिए कि वहां गए, वहां से आए हैं, पीछे अटैक हुआ। ये तो ये नहीं, ये हमारा कोई प्रेडिक्शन नहीं है। ये उनके जितने एक्ट हुए हैं, 16 फरवरी को प्रोग्राम बना, इतना 60 कम का प्रोग्राम मोदी जी का नहीं बनता है। 2 दिन का प्रोग्राम हुआ, 25-26 फरवरी वहां थे, 28 की मॉर्निंग में या आधी रात में जब भी अटैक हुआ और वो मारे गए। फिलहाल हम छोड़ते हैं इनके ऊपर। इन्होंने 7 आदेश दिया है 11 तारीख को। 11 तारीख एक सिंबॉलिक उनका डेट है, जो एक फंक्शन उधर मना रहे थे, पूरे देश में चल रहा था, जो सोमनाथ टेम्पल का स्थापना दिवस है, पुनर्स्थापना दिवस, उसको देश में मनाया जा रहा था। इन्होंने 7 आर्डर दिए हैं। एक दिया कि
जो 1 साल तक आप सोना न खरीदें। कहाँ गरीब सोना खरीद ही पा रहा है? आप बताइए हैसियत ही नहीं है। ये किस तरह का धूर्त जालिम आदमी है, ये किस तरह का कितना क्रूर मानसिक दिमाग का आदमी है ये हिंदुस्तान का ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। सोना अब दूर की कि कौड़ी सोना होगी। दूर लोग की आँख से देख लें, यही बहुत बड़ी नहीं पल्लवी, देख भी ले बात यह है कि 100 करोड़ लोग 5 किलो अनाज में अपना जीवन खोज रहे हैं, 22 करोड़ कुपोषित हैं, 125 करोड़ लोग 145 करोड़ लोग में ऐसे हैं जिनके पास फूटी कौड़ी नहीं है, वो अपना पेट जिला नहीं पा रहा है, अपने बच्चे की फीस नहीं दे पा रहा है और चिकित्सा नहीं करा पा रहा है। उसको कह रहे हो कि किसको तुम उपदेश दे रहे हो? सवाल तो है। उन लोगों को बोले हैं जो 5 किलो वाला झोला लेकर राशन लेने जाते हैं, वही झोला लेकर कहीं सोना खरीदने ना चले जाएं। इसलिए मोदी जी ने क्या एक क्रूर जालिम झूठा आदमी, कैसा आदमी है इस देश के साथ? ये समझता है कि इस देश को जितना भी चराओ, जितना भी डंडा मारो, हाँको, बस हमने झुंझुना पकड़ा दिया है मंदिर का, राम का, अब इसके बाद इनको काटते रहो, जिस तरीके से दफन करो दफन कर लो। इसका एक आर्डर आपने ठीक कहा, साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। कि कौन सोना खरीदता है, ये पहले अपने ठंडे दिमाग से इसको पूछ लेना चाहिए था। और मैंने चिट्ठी लिखी प्रेसिडेंट को, कल रात में ही मैंने लिखा है कि नवंबर 2019 के बाद, नवंबर 2019 में सोना 2900 रुपये पर 10 ग्राम था। जरा गौर करिएगा, 29,000, और आज सोना 1,50,000 से लेके 1,60,000 प्रति 10 ग्राम है। कोरोना जब स्टार्ट हुआ तो 2 चीज का खूब आयात चालू हुआ देश के अंदर, सोना का और शराब का। जरा गौर करिएगा इसने क्या किया इस हिंदुस्तान के अंदर। और सोना खरीदना वो चालू किए जो जितनी भी रेमेडीज जो हो रही थी कोरोना में, लॉकडाउन के बाद सैनिटाइजर का काम, दवाओं का दाम, टीके का, जितना भी अकूत पैसा आ रहा था उस पैसे की लूट थी। और सोना खरीदना कौन चालू किया? धनी और अमीर लोग। मैंने एक लाइन का पत्र लिखा है कि 2019 नवंबर से लेकर और 28 फरवरी को युद्ध हुआ है, उसके बाद 1 मार्च तक, 1 मार्च 26 के बीच आधे किलो का सोना, आधा किलो सोना एग्जम्प्ट करिए पति पत्नी दोनों मिलके 6 वर्षों में। बाकी सोना जिन लोगों ने खरीदा है 10 किलो 5 किलो, अरे 5 किलो सोना तो इस दौरान टीना, जो अब कौन अंबानी है, मुकेश अंबानी की पत्नी टीने है ना, टीना अंबानी ने कामाख्या मंदिर पर 5 किलो सोने की छतरी दिया है। तो 5 किलो 10 किलो 20 किलो 46 किलो सोना अकेले यहाँ लगा है। टेम्पल जो है राम टेम्पल के सोने पर मोदी जी और देश के लोगों का नजर नहीं है। क्यों नहीं है? उस सोने पर नजर है जो अलमारी में पड़ा हुआ है, महिलाएं सुरक्षित रखें। नहीं, हम पूरे सोने की बात कर रहे हैं, इसलिए कि जो पर कहा जा रहा है, मतलब एक आम सी बात कही जा रही है कि आम आदमी सोना तो खरीद नहीं पाता, लेकिन वो सोना की बदली जरूर कर। पल्लवी, ये मैं कह रहा हूं कि सोने का जो गेम हुआ है, वो जब देश सर्वाधिक क्राइसिस काल में रहा है, जहां ध्यान आपका नहीं जा रहा है, सोना उछलता गया। खरीदे कौन लोग हैं? कि जो लुटेरे थे हिंदुस्तान के, मुट्ठी भर लोग, उड़ापति करोड़पति, तो नहीं है सोना, कुछ भी नहीं है गरीबों के पास, कुछ भी नहीं है। तो एक बात तो ये हुआ। दूसरा, इन्होंने कहा कि सोना विवाह शादी के अवसर पर न लें, ये भी परहेज करें कि बिना सोने का विवाह शादी कर ले। चलिए, हम मान लिए कि बिना सोने का जो थोड़ा बहुत छोटा आदमी होगा वो नहीं देगा। इन्होंने दूसरी बात ये की कि पेट्रोल डीजल कम खर्च करें।
यह नरेंद्र मोदी हैं जो आज कह रहे हैं। और जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन अभी 28 मार्च को किए थे। 28 मार्च को जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने यह जेवर में पहुंचे थे। 4000 गाड़ियां स्थानीय प्रशासन को बुलाई गई थी इकट्ठा करने के लिए। 10,000 गाड़ियां सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर जो इनके रूलिंग पार्टी के हैं, केंद्र का सारा कैबिनेट, 11 Z+ सेवा से सुसज्जित लोग वहां गए थे। 3.5 लाख लीटर पेट्रोल, हमने अपना कुछ भी इसमें नहीं बोला हूं, यह समाचार पत्र खोलिए। 3.5 लाख लीटर पेट्रोल आपने जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन में अभी क्राइसिस क्रिएट तरीके से कर लिए होते। अब करिए, मैंने 27 को कह रहे हैं कि देश में जो तेल कंपनियां हैं उन्हें इतने करोड़ का नुकसान हो रहा है प्रतिदिन, उसी नुकसान की चिंता करके डिजिटल तरीके से जो आप वर्क फ्रॉम होम की दुहाई दे रहे हैं कि घर में बैठकर आप नौकरी करिए, तो आप अपने लखनऊ वाले आवास में ही बैठकर क्यों इनॉग्रेशन नहीं कर देते हैं? क्यों बटन दबाकर पर्दा पल्लवी, मैं लोगों को भी करूंगा, हम रहता तो यहाँ दे देते। 27 को मैंने प्रेसिडेंट को वो कॉपी इनको भी यही लिखी थी कि आप जेवर में न जाइए, जेवर में इतना नुकसान होगा, क्राइसिस है, देश क्राइसिस में था। और उसी दिन संयोग से कई जगह पेट्रोल पंप बंद हुए, रस्सी लगा के खींचा गया, तब मैंने ये चिट्ठी लिखी थी। तो ये ठग जालिम आदमी, इस देश का धूर्त प्रधानमंत्री कि आप अपने शानो शौकत में रत्ती भर भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। अच्छा पल्लवी, एक और बात है कि सारा बंगाल का चुनाव किस तरीके से केवल तेल टैंक आप वहां ले गए थे, टैंक बंगाल की सड़क पर टैंक चलवा रहे थे, और 7 आपके चीफ मिनिस्टर्स गए थे। 22,000 गाड़ियां आउटसाइड आपकी, वो गाड़ियां अभी पल्लवी ने बताया कि बड़ी बड़ी गाड़ियां जो 3 किलोमीटर चलती हैं 1 लीटर पेट्रोल में, ऐसी गाड़ियों से आप रोड पर चल रहे थे। हजारों की गाड़ियों का जलसा, 10-10 हजार की सभा, और मिटा रहे हैं, बना रहे हैं, क्या गुंडई आप कर रहे थे। तब आपको तेल की चिंता नहीं थी। अभी देश में चुनाव था और ना ही कोई संकट था। आप संकट नहीं देख रहे थे। खत्म हो गया है तो चुनाव खत्म हो गया नहीं, हम बता रहे हैं कि क्या होने वाला, अभी रिजल्ट इसका बताएंगे कि क्या देश कहाँ खड़ा है। पल्लवी, देश बहुत खराब मोड़ पर खड़ा है। आप जो डिबेट कर रही है ना, 1 महीना नहीं बीतेगा, देश के अंदर हिंसा, क्राइम, बवाल, आगजनी होगी। केवल किसके लिए? गैस सिलेंडर के लिए। आप यकीन मानिए, ये जो सिंबॉलिक उनका संकेत है और उनका जो आउट गोइंग है 15 के बाद, 15 और 25-30 के अंदर, इसी मई के अंदर आप बॉम्बे जैसे महानगर और दिल्ली जैसे महानगरों की स्थिति देखिएगा। क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। यदि युद्ध 15 दिनों के अंदर दोनों तरफ से रुका नहीं तो सर्वाधिक भ्रष्ट, सर्वाधिक आगजनी, हिंसा इस देश के अंदर, आंतरिक विद्रोह होगा, केवल पेट्रोल के लिए और गैस के लिए। तीसरा इन्होंने किया कि सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। बताइए, गुंडे सबसे बड़े यदि गुंडों की लिस्ट बने, और हम नहीं कह रहे हैं इनको आतंकवादी, मीडिया खोलिए तो इनको आतंकवादी की लिस्ट में डाला हुआ है, 10 आतंकवादियों की लिस्ट में इनका नाम है, मेरा अपना कुछ नहीं है। ये किस तरह का लज्जाहीन व्यक्ति हिंदुस्तान को क्या समझता है कि अकेले है इतना तेल फूंकता है, लगता ही नहीं कि ये देश के लोगों की गाड़ी कमाई के पैसे से खरीद के आया हुआ तेल है। सैकड़ों गाड़ियों का, हजारों गाड़ियों का काफिला, और उसमें नौटंकी और ड्रामा करते हुए, हाथ हिलाते हुए, एक से एक कांड करते हुए, इसकी गाड़ियां 10-15 गाड़ियां जो चलती हैं वो तेल पी के चलती हैं, वो खून पीने वाली गाड़ियां हैं। और पीछे न जाने कितनी गाड़ियां, पता ही नहीं है, डबल Z+ सिक्योरिटी की अलग फौज दौड़ती है गाड़ियों के साथ लैस। आप एक बार देख लीजिए उस कारवां को, तो हम तो इतिहास के स्कॉलर हैं, लगता है कि कोई पुराने ज़माने में राजा जब विजय के लिए निकलता था, हाथी, घोड़ा, यंत्र, भाला, बर्छा लेके, उस तरीके से गुंडा निकलता है। ये तो प्योर छटा हुआ गुंडा है हिंदुस्तान का। और ये आप प्रधानमंत्री, हाँ प्रधानमंत्री, हम आपके लिए, आप मीडिया मैन है, आपके लिए संकोच है, हमको बोलने की आज़ादी दीजिए तो आप भाई आप बजाइएगा ना बजाइएगा, लेकिन मैं इसको गुंडा कहता हूं, पूरी तरीके से गुंडा। इसने पेट पर टैक्स लगाई है, ये क्रूर है, जालिम है। आटा, चावल, दाल, तेल पर टैक्स लगाया है, शिक्षा पर टैक्स लगाई है, पथ पर टैक्स लगाया है, इसने किसी चीज पर, रेल पर टैक्स लगाया है, हमारा टैक्स लगाकर, और इस देश को चुनाव लड़ने पर खर्च करता है, गुंडई पर खर्च करता है, धमकी पर खर्च करता है। मरी इधर जो है हिंसा चारों तरफ देश के अंदर फैली। आप कह रही हैं, इसका नाम लेते लेते कलेजा फट जाता है गुस्सा से। मैं निजी तौर पर पागल हो जाता हूं कि ऐसे इंसान को
ये देश गांधी का है, ये भगत सिंह का देश है, अंबेडकर का मुल्क है, जवाहरलाल का मुल्क है, ये इसका मुल्क नहीं है जिस तरीके से कर रहा है। चौथा इसने जो किया, पहले हम बता लें, 3 बताया हूं। चौथा इसने किया कि वर्क फ्रॉम होम। ये गुंडा क्यों नहीं कहता है कि वर्क फ्रॉम होम, ये बात क्यों आई है, किस बात के लिए आई है? मंत्रालय का एक्सपेंशन क्यों हुआ है? वर्क फ्रॉम होम, मैं आपकी बात मान लेता हूं। वो इनके इस कहने के बाद लखनऊ में मंत्रालय का 8 और 9 मंत्री इंट्रोड्यूस हुए हैं। मंत्रालय का क्यों बना है? आपने बंगाल का मंत्रालय क्यों बनवाया? किसी प्रांत का, किसी सरकार का वर्क फ्रॉम होम है तो आप क्यों नहीं पल्ले ठंडी बस्ते में बैठ रहे हैं? क्यों मंत्रालय बनेगा? एक मंत्रालय, एक साल में यदि 10 मंत्रालय क्रिएट किए गए हैं और 1 साल अभी चुनाव रह गया है, तो कम से कम 100 करोड़ रुपया तेल पर फूकेंगे। 100 करोड़ रुपए, एक इंडस्ट्री बन जाएगी, सारे उत्तर प्रदेश के जो बंद स्कूल हैं वो ओपन हो जाएंगे। ये गुंडे ही नहीं है तो क्या है? वर्क फ्रॉम होम का आप आदेश दे रहे हैं, एक अच्छा सुझाव है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? मंत्रियों के पीछे गाड़ियों का काफिला दौड़ रहा है, वो तेल फूंक रहे हैं, आप उनके ऊपर कुछ सुझाव जो आपने जारी किया है, अपने आप कर्टेल भी किया है कि 50% हम खर्च कर्टेल करेंगे। यूपी के सीएम ने उसके अकॉर्डिंगली जो है, कल मैं देख रहा था कि 50% वो कर्टेल किए हैं। इससे हो जाएगा? इससे क्या तेल की क्राइसिस खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, तेल की क्राइसिस खत्म होगी। विदेश यात्राओं पर परहेज, आप बताइए, विदेश कौन 125 करोड़ लोग में से जिंदगी में कभी विदेश नहीं गई। नहीं, आप और मेरे रिश्तेदार में भी आप जब नहीं, आप जब ये सफाई दीजिएगा, नहीं बता रही हूँ कि आम आदमी नहीं, कभी आप विदेश जा ही नहीं पाता है। नहीं, आप जा सकती हैं, आप कभी गई नहीं हूँ ना। नहीं पल्लवी, आप नहीं गई हैं। आप जब कहिएगा तो समझेगा कि अरे आप नीचे झांकिए। 125 करोड़, हम उपन्यास की बात नहीं, जो मतलब पल्लवी, हम उपन्यास की बात नहीं बोलते। हम अपने आप को गरीबी रेखा हम नहीं मानते, हम मिडिल क्लास हैं जी, लेकिन मिडिल क्लास भी कभी विदेशी दौरे पे, टूर पे तो नहीं जाता। ये बयान देना चाहिए इस आदमी को। विदेशी यात्रा से परहेज, मुझे याद नहीं है कि बयान दे, मैंने विदेशी यात्रा ये है कि कोई बाजार है, हम तरकारी खरीदने जा रहे हैं कि यहाँ मत जाइए। अरे जा ही रहे हैं, छुट्टी में 127 हो गया, 5 और जुटेगा तो आप 10 साल में 150 की यात्रा कराए। आप छोड़ दे, उनकी बात छोड़ दीजिए। ये मिडिल क्लास भी नहीं जाता है कभी घूमने। 125 करोड़ है मोदी जी, जानते ही नहीं कि विदेश क्या है। यात्रा छोड़िए, आपको ऐसे बयान देने की क्या जरूरत है? आप इस तरह कैजुअल बात कर रहे हैं मंच पर, देश को किस तरीके से गुमराह कर रहे हैं। करने वाले लोग कह रहे हैं कि बोझ जनता पे डाल दिया गया। ये बोझ जनता पे है। जनता तो ऐसे भी विदेशी दौरे पे नहीं जा रहा है, जनता तो ऐसे भी खाद्य तेल के इस्तेमाल पर अब बताइए, जिससे जीवन चलना है। आपको पता है 100 करोड़ 22 करोड़ की तरकारी पानी में मिलती है। ये मेरा कुछ भी नहीं है। जब आप कहेंगे मैं आपके यहाँ के 22 करोड़ लोग कुपोषित हैं, ये आपके आंकड़े हैं, जिनकी तरकारी सुबह शाम तेल की नहीं बन पाती। थोड़ा सा तेल एक बूंद रहेगा, पानी में ही सीधे बना के खाई जाती है। ठीक है नरेंद्र मोदी जी, इससे सहमत हैं? नहीं सहमत हैं तो आप एक बात और जानिए, जो क्राइम आपने किया है अयोध्या में 22 जनवरी को जब राम टेम्पल का उद्घाटन कर रहे थे तो 22 लाख दीपक आप जला रहे थे। पता है मोदी जी कितने टन तेल उसमें जले थे? कितने गरीबों का और कितने कुपोषितों के घर का तेल आप फूंक रहे थे अंधविश्वास और पाखंड में। और हिंदू समाज और जो अंधविश्वासी थे ताली बजा रहे थे और खुश हो रहे थे, और चारों तरफ झंडा आपका पताका। और आज आप कह रहे हैं कि तेल कम खाएं, तेल कम खाएं। आप विदेश की मशरूम खाएं और लोगों से, जिस पर जो अंधा हो जाएगा, बच्चे को तेल कम दीजिए और चीनी कम दीजिए तो वह शरीर में ताकतहीन हो जाएगा। और तेल उसको एक सर्टेन समय से 18 साल से नीचे के बच्चे को दीजिए तो अंधा हो जाएगा, उसके अंदर एनर्जी खत्म हो जाएगी, उसके लीवर आज सब नष्ट हो जाएंगे। किस तरह का क्रूर तुम जालिम हो यार, प्रधानमंत्री हो कि कौन सा विपदा विपत्त हो हिंदुस्तान के लिए। फासिज्म है क्या इस देश में? फासिज्म का यही कैरेक्टर होता है कि वो धीरे धीरे इसको कर्टेल करो, इसको कर्टेल करो, और एक दिन कहता है फासिज्म कि अब उपवास कर लो, अब देश संकट में हो गया। ये फासिज्म का कैरेक्टर है, आप देश को वहीं पहुंचाएं। और उससे सबसे बड़ी और जो खतरनाक बात है नरेंद्र मोदी आपकी, कि किसानों की आय 2 गुना करने का दावा करने वाला पीएम कहता है कि रासायनिक खादों का उपयोग 50% कम कर दो।
जैसे रासायनिक खाद किसान खाता है। अरे क्या कोई 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 साइंटिस्ट आपके पास नहीं है क्या? आपका कृषि मंत्री इतना उल्लू है, नहीं बता पाता कि खाद वो खाता नहीं है, खेत को दिलाया जाता है, और जब 50% खेत में खाद कम देगा तो उत्पादन जीरो हो जाएगा। आज की स्थिति यह है। आप इस बात को कहने की क्या जरूरत थी? चाइना से खाद मंगा रहे हो, क्यों मंगा रहे हो? आत्मनिर्भर भारत का तुम्हारा स्लोगन कहाँ चला गया? किस खंडहर में चला गया? 3-4 चीज पर तुम निर्भर हो। गैस बाहर से, गोल्ड बाहर से, खाने वाला तेल बाहर से, चलने वाला पेट्रोल बाहर से, चीनी बाहर से, और तुम्हारा और जो मेन्योर है, जो केमिकल मेन्योर है, ये बाहर से। मने जिससे कृषि पैदा होना अनाज वो बाहर से, जो हमारा चीनी है जिससे ऊर्जा मिलनी है वो विदेश से आप मंगवा रहे हैं, तेल विदेश से मंगवा रहे हैं, दाल तो पहले ही हम बाहर के ऊपर निर्भर थे, आपने दाल का नाम नहीं लिया है, छोड़ दिया है, और गैस तो हम कब क्या हो जाए कुछ नहीं जानते। आप ये आपका सब कुछ हम बाहर से मंगाते हैं, और हम जो है वो मेक इन इंडिया की बात, हम मेकिंग इंडिया की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत का। और अभी का स्लोगन है, अभी का, कि हम हुंकार भरते हैं वहीं सोमनाथ टेम्पल से हम दुनिया को आवाज़ देना चाह रहे हैं, दुनिया को समझाना चाहते हैं कि हम किसी के धमकी में और किसी के दबाव में नहीं जीते। ये क्या देश के साथ क्या ठगी आप कर रहे हैं? कि किस जगह आप हिंदुस्तान को पहुंचा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? ये क्या कर रहे हैं आप? ये इनके स्लोगन हैं, इनकी लाइफ स्टाइल है पल्लवी, जो हिंदुस्तान के साथ नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मैं इसका परिणाम क्या है कि जो इनका कहने का जो सिंबोलिज्म है ना, जो सांकेतिक इनका तरीका है कि देश के सामने एक भयावह संकट आ रहा है और उसका टाइम ज़्यादा नहीं है। मैं आपके कैमरे पर बता रहा हूं कि 30 दिन अधिकतम है। 30 दिन में गैस क्राइसिस बहुत बैडली होगा इस देश के अंदर, और महाराष्ट्र जैसे जगहों में, बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई और आपका कलकत्ता जैसे जगहों में हिंसक वारदात होगी, हिंसा होगी, और इसमें बहुत लोग मारे जाएंगे। आंतरिक विद्रोह की स्थिति पर ला दिए हैं। और खाने की तेल की भी क्राइसिस होगी, रेट बढ़ेगा। और तेल का जो जलाने वाला तेल है गाड़ियों का, वो तो बढ़ना ही बढ़ना है। और गोल्ड ये तुम देखो ना कि गोल्ड कौन खरीद रहा है? गोल्ड लुटेरे खरीद रहे हैं, माफिया खरीद रहे हैं। गोल्ड न किसान खरीद रहा है, न गरीब आपने जितनी बातों का लोगों को हिदायत दी कि ये न करें, वो सारे आपको नहीं करना है, आपको उस पर सतर्क हो रहा है। और सबसे ऊंची बात है कि जो डेंजर जोन है ना पल्लवी, जो डॉलर का, वो हम क्रॉस कर चुके हैं। 95 एक डेंजर जोन है। 1 रुपये का जब 2 रुपया हो जाएगा, 100 जिस दिन हो जाएगा, रुपया आपका जीरो पर वैल्यू उसकी हो जाएगी। सामान जो आयात है वो आयात होगा कि विदेशी जो हमारा फॉरेक्स है, जो भंडार है ना, वो जो एकदम मिनिमम पर चला गया है। नरेंद्र मोदी को मालूम है, कोई देश का व्यक्ति नहीं जानता। मैं ठीक से जान रहा हूं कि ये कहां पहुंचा चुके हैं। रुपया 95 को क्रॉस कर गया। मैं 3 दिन पहले रुपया 95.5 पैसा, 11 को रुपया 95.5 पैसा था, और ये बयान दे रहे थे। आज रुपया देखिए 95.50 से ऊपर पहुंचा है जब मैं डिबेट कर रहा हूं, और ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और ये या तो ये निर्यात कम करेंगे तो तभी मार होनी है, क्राइसिस देश के अंदर मार होगी, जंग होगी, लोग लड़ेंगे, और यदि ये नहीं करेंगे तब भी मार होनी है देश के अंदर। तो रुपया इनके कंट्रोल से अब या तो रुपया 92 पर ला दें, या किसी तरीके से जो सप्लाई है किस चीज़ की, गोल्ड नहीं मंगवाएंगे, चलिए कोई बात नहीं, तेल और गैस का सिलेंडर चाहिए ना, खाने वाला तेल चाहिए ना, इन 3 चीज़ को तो इनको मंगवाना है। चीनी, दाल, खाने का तेल और गैस, और इसके बाद सिलेंडर, जो गैस और जो फ्यूल है, ये 5 चीज़ तो इनको मंगवाना है। और अब खरीदने के लिए इनके लिए रुपया एकदम ख़त्म हो चुका है। रुपया ये 92 से क्राइसिस क्रिएट हुई है, जब 1 अप्रैल के मार्च के आसपास, तो रुपया 92 था, 92 और 93 के बीच था। अब रुपया 95 के आगे जा रहा है। अब ये इनका अब्बा नहीं रोक पाएगा। मोदी का अब्बा, इस देश की अर्थव्यवस्था टूट चुकी है, और किसी समय देश में आंतरिक विद्रोह की स्थिति पैदा होगी। जिस दिन गैस खेप कम आनी चालू हुई, अभी तो रोके हुए हैं, भारत के पास 2-3 विकल्प है। इमीडिएट नरेंद्र मोदी
अडानी, अंबानी, इन 3 लोगों को खींचा जाना चाहिए। इन 3 लोगों को एक जगह इकट्ठा करना है देश में, और ये फौरन होना चाहिए, तब देश। और दूसरी बात कि स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी को जो इकोनॉमिस्ट हैं और हार्वर्ड के इकोनॉमिस्ट हैं, उनको इस देश की कमान शीघ्र दी जाए, चाहे नीतीश कुमार को दी जाए, बेहतरीन लोगों को कमान दी जाए, धैर्य के साथ देश को संभालने की योजना बने, और एक बेहतरीन व्यक्ति ये देखे कि किस तरह हम रोज अर्थव्यवस्था हमारी टूट रही है, हम कम होते चले जा रहे हैं, उत्पादन हमारे पास कुछ नहीं है, निर्यात में रुपया हमको कम मिल रहा है। रुपया इसलिए कम मिल रहा है कि हमारा रुपया गिर चुका है, तो निर्यात जो हम कर रहे हैं उस पर हमको रुपया कम मिल रहा है विदेशी, और जो आयात कर रहे हैं उस पर हमको ज़्यादा देना पड़ रहा है। क्राइसिस ऊपर से तेल की है, इंटरनेशनल मार्केट में रेट एक जंप कर रहा है, रुपया रेज होता जा रहा है, डॉलर रुपये के मुकाबले बढ़ता जा रहा है, तो भारत आज भयावह स्थिति में खड़ा है। और नरेंद्र मोदी इस देश को जो जा रहे हैं, इनको जाना नहीं चाहिए। एक तो मेरे हिसाब से इनको 15 की जो यात्रा है उसको इमीडिएट रोकना चाहिए इस आदमी को। अब कम से कम हज़ारों लीटर, लाखों, तो मुझे नहीं पता कि इनकी विमान में कितना तेल जलता है और क्या होता है। मुझे लगता है कि लाख लीटर तो इतने देशों में जा रहे हैं, जल ही जाएगा। 1 लीटर इनको बचाना चाहिए। और किस काम के लिए 5 देशों में जा रहे हैं, जिन देशों में स्वीडन, नॉर्वे आदि से जा रहे हैं, इनसे हमारे आज हमारा कौन सा काम इनके साथ बन गया, कौन सा रिलेशन हम बनाने जा रहे हैं। हाँ, यूएई में फर्स्ट इनका जो प्लान है, जो इनकी विमान ड्रॉप करेगी, यूएई में मिलेंगे, यूएई के शाह से मिलेंगे, जो वहाँ का सत्ता वाला आदमी है, यूएई से मिलेंगे, यूएई के नवाब से। आप यूएई में जा रहे हैं, कंसर्न है तेल और ईरान और उससे लगा हुआ मामला है, लेकिन आप नॉर्वे में, स्वीडन में, अन्य जो यूरोपीय कंट्री में क्या करने जा रहे हैं, किस बात के लिए जा रहे हैं? इस यात्रा को आप स्थगित करिए। और ऑनरेबल प्रेसिडेंट, भारत की नाजुक स्थिति, भारत अत्यंत नाजुक स्थिति में है। इस देश में सारा रुपया, 80% रुपया 10 आदमी के पास हो गया है। 22 लाख करोड़ रुपए अकेले अडानी अंबानी के पास है। बजट के, भारत के बजट का 40% अकेले। इन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि ये भारत की दशा ऐसे हो रही है, कैसे संभलेगी। ये सभी जिम्मेदार हैं। नरेंद्र मोदी फर्स्ट नंबर पर रिस्पॉन्सिबल है। ये जानबूझकर सब हो रहा है पल्लवी, ऐसा नहीं है कि ये हवा हवाई हो रहा है। देश की स्थिति अत्यंत नाजुक है। हमने इस मुद्दे पर चर्चा की क्योंकि चर्चा करना ज़रूरी है। जब आपके चरित्र में वो चीज़ें दिख ना रही हों और आप दूसरे को उपदेश दें, तो ऐसा ही खोखलापन जैसा आपकी बात लगती है। अगर आपको सच में देश तेल संकट में दिख रहा है, तो तेल खर्च करना सबसे पहले आपको कम कर देना चाहिए। सबसे पहले आप उस चीज़ को करके दिखाइए, तब दूसरे को करने के लिए बोलिए। जब आपसे खुद एक, मतलब मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ कि मतलब गुजरात में ना तो कोई चुनाव था और ना ही किसी तरीके की कोई चीज़ थी, तब आपको रोड शो करने की आखिर ऐसे क्या ज़रूरत पड़ गई कि आप 100 गाड़ियों का काफिला लेके रोड शो कर रहे हैं? तो आप, जब आप कुछ भी कमी नहीं कर रहे हैं और आप जनता से ऐसा करने के लिए कह रहे हैं, तो बताइए जनता पलट कर आपसे पूछेगी नहीं? मतलब पूछेगी नहीं कि हमने आपको। पल्लवी, आज जब इतनी क्राइसिस है, आप 5 दिन 6 दिन के लिए बाहर क्या करने जा रहे हैं? आपको कहना चाहिए कि नहीं, हमारा मुल्क संकट में आ रहा है, हम नहीं जाएंगे, हम दिल्ली के अंदर बैठेंगे, हम नॉर्वे से ही से बात करना होगा, कर लेंगे, 2 मिनट में बात कर लेंगे। आप लेकर भाग के, आप देश को लावारिस छोड़कर, अराजकता में छोड़कर, आज तक अराजकता में, बंगाल चुनाव अराजकता की पीठिका बनी हुई है। आप बंगाल में आए थे, आप 2 दिन बंगाल में आप पूजा पाठ किए, बनारस में पूजा पाठ किए हैं चुनाव के बाद। जिस दिन गणना हो रही थी, मतदान हो रहा था 28 को, आप यहाँ थे, 29 को बनारस में थे। और चुनाव के पहले आप केदारनाथ में जाकर साधना 5 दिन, कंदरा, आप दिल्ली में पलथी मारकर 5 दिन नहीं बैठ सकते हैं। आप लोगों के बीच बैठिए। मैं यह जानता हूँ कि देश बगावत और इंटरनल अपरेस्ट की तरफ बढ़ रहा है। कोई रोक नहीं पाएगा यदि इकानमी को नहीं रोका गया, यदि रुपये की व्यवस्था को संभाल कर यूरोपीय तेल और गैस आयात की व्यवस्था प्रॉपरली नहीं की गई आयात की, तो देश के अंदर बगावत होगा, खून खराबा होगा, सरकार लोगों को दबाएगी, लोग आपस में लड़ेंगे। इसमें कोई 2 राय नहीं है। इसके अकेले जिम्मेदार इस देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होंगे।